अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त एक गंदे नाले के किनारे पर खड़ा हूँ। ये मेरे साथ लाहौर की रिंग रोड है और ये जो नाला है ये वो नाला है जो कि गंदा तो है ही, लेकिन इसमें ये जो आलूदा पानी है इसमें बहुत सी इंडस्ट्रियल वेस्ट शामिल है। ये मेरी बैकग्राउंड पर आपको सैकड़ों की तादाद में भैंसें नज़र आ रही हैं। कुछ भैंसें बाहर हैं, 2-4, लेकिन इस नाले के अंदर बहुत ज़्यादा भैंसें आराम से नाले के अंदर बैठी हुई हैं, बल्कि स्विमिंग कर रही हैं। अब ये जो भैंसें हैं अगर इस नाले के अंदर बैठेंगी, ये वो नाला है जिसमें मुख्तलिफ़ फैक्ट्रियों का केमिकल वाला पानी शामिल होता है, सीवरेज का गटरों का पानी शामिल होता है, वो तो एक अलग है, लेकिन जो हैज़ार्डस केमिकल्स हैं, जो नुकसानदेह केमिकल्स हैं, वो जब इस नाले के पानी में शामिल होंगे तो उसके बाद बताएं कि जब ये भैंसें घंटों के हिसाब से इसमें बैठी रहेंगी, उसके बाद जब ये जाएंगी, जब इनकी मिल्किंग की जाएगी शाम को, तो आपका क्या ख्याल है कि क्या इन्हें साबुन से, किसी डिसइंफेक्टेंट केमिकल से इनके थनों को धोया जाएगा? बिल्कुल नहीं धोया जाएगा। तो क्या ये जो दूध है ये सेहत बख्श रहेगा या नहीं रहेगा? अब इस पर आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आप ज़रा अपने ज़हन में वो इंडस्ट्रीज़ लाएं जो इस नाले के किनारे पर मौजूद हैं। उनमें मुख्तलिफ़ लेदर की इंडस्ट्रीज़ हैं, मुख्तलिफ़ टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज़ हैं, मुख्तलिफ़ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ भी हैं। अब अगर इसमें लेदर वाली इंडस्ट्री का कोई पानी शामिल होता है इस गंदे नाले में, तो जो लेदर वाली इंडस्ट्री होती है, दुनिया में सबसे ज़्यादा केमिकल्स 2 इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, एक पेपर इंडस्ट्री में और दूसरा लेदर इंडस्ट्री में। तो लेदर इंडस्ट्री में कोई 45 किस्म के केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक है वो है क्रोमियम। अगर आप उसको गूगल पर सर्च कर लें तो क्रोमियम कार्सिनोजेनिक है, कैंसर का बायस है। इसी तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो केमिकल यूज़ होंगे वो भी, उसमें ब्लीचिंग भी है, उसमें डाइज़ भी हैं, उसमें बहुत से ऐसे नुकसानदेह केमिकल्स हैं जो सारे इस नाले के पानी में शामिल होंगे। और ये जब भैंसें इसमें बैठी रहेंगी तो ये पानी इनहेल भी करती हैं। जब इन्हें प्यास लगती है तो ये जानवर है, उसको तो नहीं पता कि मैंने क्या पीना है क्या नहीं पीना, वो आहिस्ता आहिस्ता उसका टेस्ट भी डेवलप हो जाता है, वो ये पानी पीना भी शुरू कर देती हैं। तो ये जो पानी जब वो पी लेती हैं तो वो उसके खून में शामिल होगा, इसके असरात उसके दूध में भी आएंगे। और यहाँ पे आपको अगर मैं मिसाल दूँ कि वो ये है कि जो हामला ख़वातीन होती हैं उनको खुराक का ख़ास ख्याल रखने को कहा जाता है, और वो ख़वातीन जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं उनकी डाइट में भी ऐसी अशिया उन्हें बताई जाती हैं कि आप ये लें और ये ना खाएं, क्योंकि उससे बच्चे की सेहत पर बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं। तो वही केस इन भैंसों के साथ भी है कि इनके दूध में जब ऐसे केमिकल्स, ऐसे असरात शामिल होंगे तो वो दूध की सूरत में हम लोगों तक मुंतकिल होंगे। फिर जो भैंसें यहाँ पे जब उनके थनों पे ये लग जाता है, तो जब ये भैंसें घंटों इस पानी में बैठी रहती हैं और इनके थनों के जो सुराख हैं उनमें से भी तो थोड़ा पानी उनमें शामिल होता है, वो भी अंदर एब्जॉर्ब होता है और वो बाहर लगा भी रह जाता है। तो जब रात को, शाम को इसकी मिल्किंग की जाती है तो उस वक्त तो कोई इसको साबुन से नहीं धोता। मैंने कम अज़ कम एक भी किसान ऐसा नहीं देखा कि जो इनके थनों को साबुन से धोता हो या किसी ऐसे केमिकल से, लिक्विड से जो डिसइंफेक्टेंट हो, जो इसके वायरस जो कि खरबों की तादाद में है उनको धोता हो, उनको कोई डिसइंफेक्ट करता हो, ऐसा मैंने तो कोई नहीं देखा। फिर ये जो इशू है ये कहाँ का इशू है?
कि देखें कि हम इस वक्त जिस जगह पे मौजूद हैं इसके साथ ही गवाला कॉलोनी है लाहौर की, और यहाँ पे हज़ारों लाखों की तादाद में भैंसें मौजूद हैं जो कि लाहौर में बड़ी मिकदार में दूध सप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे अगर इनकी भैंसें इधर शामिल होंगी, इनकी भैंसें अगर इधर जाएंगी, इस नाले में बैठी रहेंगी, और यहाँ से जो दूध सप्लाई होगा वो पूरे लाहौर में फैलेगा। और ये सिर्फ लाहौर की बात नहीं है, आप अब इस एंगल से ज़रा अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं। हमारे जितने बड़े शहर हैं वहाँ पर यही सब कुछ हो रहा है, और उनमें कराची भी शामिल है, उसमें हैदराबाद भी शामिल है, उसमें फैसलाबाद भी शामिल है, उसमें सियालकोट भी शामिल है, गुजरांवाला भी शामिल है, मुल्तान भी शामिल है। यानी जितने हमारे बड़े शहर हैं जहाँ इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर गंदे नाले भी हैं, वहाँ आबादी भी ज़्यादा है, ज़रूरियात भी ज़्यादा हैं, वहाँ पे ये मसाइल आपको मिलेंगे। छोटे शहरों में गंदे नाले भी नहीं हैं, आबादी भी कम है, वहाँ पे ये मसाइल नहीं मिलेंगे। अब बात आ जाती है कि ये ज़िम्मेदारी किसकी है। ये ज़िम्मेदारी दो महकमों की है। एक महकमा लाइव स्टॉक की, वो जिस सूबे का भी है, वो सिंध का है, वो पंजाब का है या केपी का है, क्योंकि पेशावर में भी ये इश्यूज़ हैं। अब जहाँ पर भी ये जो लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट है उसकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि जो भैंसें हैं या गाय है ये लाइव स्टॉक की ज़िम्मेदारी आती है। उनको चाहिए कि इसके लिए SOPs बनाएं, अगर नहीं बने हुए तो SOPs बनाएं, अगर बने हुए हैं तो उन पर अमल दरामद करवाएं। उसके बाद फिर आ जाती है ज़िम्मेदारी महकमा माहौलियात की। हर सूबे का जो महकमा माहौलियात है उसको चाहिए कि ये जो इंडस्ट्री है जो इन गंदे नालों के किनारे पर कायम है और वहाँ से इंडस्ट्रियल वेस्ट, ख़तरनाक मुज़र से केमिकल्स इन गंदे नालों में शामिल होते हैं, और यहाँ से ना सिर्फ वो लाइव स्टॉक के लिए, भैंसों और गाय के लिए वो ख़तरनाक हैं, इनकी अपनी सेहत के लिए ख़तरनाक हैं, और इनका जो पैदा करदा दूध है वो पीने से यहाँ लाखों लोग बीमार हो रहे हैं, उनके लिए भी ये नुकसानदेह है। तो उनको चाहिए कि वो इसके लिए कोई ऐसा इंतज़ाम करें कि वहाँ पे ट्रीट होके ये पानी नाले में आए। आलूदा और ख़तरनाक पानी जो है, जो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, वो इसमें नाले में शामिल ना हो। फिर जो छोटे शहर हैं वहाँ पर क्या होता है कि जो लोग यहाँ नाले में अपनी भैंसों को नहीं बिठाते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो अपने उधर गांव का जो जौहड़ है उसमें भैंसें ले जाते हैं। अब जो गांव के जौहड़ हैं उसमें यहाँ तक तो है कि वो उसमें आलूदा और ख़तरनाक मुज़र से केमिकल्स नहीं हैं, लेकिन उसमें आलूदगी तो पाई जाती है, और ये भैंसें जहाँ पे बांधी जाती हैं वहाँ पर इनका गोबर भी होता है, इनका पेशाब भी वहीं पर ही होता है, और उसी में ही ये भैंसें बैठी रहती हैं सारा दिन। और वहाँ से भैंसें जब बैठी रहती हैं तो उसके बाद जब उनकी मिल्किंग की जाती है तो उसमें इतने मुज़र सेहत यानी इकोलाई इसमें पाया जाता है, और इसकी वजह से वो भी मुज़र सेहत हो जाते हैं। हम अगर बाथरूम से आते हैं तो हम तो आके हाथ धोएंगे और फिर खाना खाएंगे। अगर हम हाथ ना धोएं और उसी तरह खाना खा लें तो आपको बखूबी अंदाज़ा है कि हम किस किस बीमारी का शिकार हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये भैंसें जब उन जगहों पे आलूदगी में बैठी रहती हैं और इनके थनों को साबुन से नहीं धोया जाता, तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या बनेगा। इसमें ये जो इतनी ज़्यादा बीमारियां आती हैं, इसमें इन बीमारियों की वजह जहाँ पर ये महकमे हैं वहाँ पर ये किसान भाइयों की ज़िम्मेदारी भी आती है, उन गवालों की ज़िम्मेदारी भी आती है, और उन डेयरी फार्मर्स की ज़िम्मेदारी भी आती है जिनकी ये भैंसें हैं, जिनको एहसास ही नहीं है कि उनकी बज़ाहिर देखने में ये जो छोटी सी गलती है ये आगे हमारी नस्लों को तबाह करने का बायस बन रही है। तो खुदारा वो इस तरह गंदे नालों में अपनी भैंसें ना लाया करें, और घर पर भी या अपने फार्म पर भी जहाँ पर वो रखें वहाँ वो जगह साफ़ हो
वहाँ इस तरह का इंतज़ाम करें कि उस पेशाब में, उस गोबर में हर वक्त ये भैंसें ना बैठी रहा करें। अगर वो गोबर या पेशाब इनके थनों को लग भी जाता है तो बराए मेहरबानी उनके थनों को साबुन से अच्छी तरह धोने के बाद फिर उसकी मिल्किंग किया करें। इस तरह ना करें। आपको जो लोग हैं, आपके ग्राहक जो हैं, वो पूरे पैसे देते हैं, लेकिन उसके बदले में आप अगर उनको इस तरह का बीमारियों वाला दूध देंगे तो इसकी अगले जहान आपसे पकड़ भी होगी और इस जहान में भी आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। इस गंदे और आलूदा पानी में जो मसाइल हो सकते हैं वो ये हैं कि जैसे आपको मैंने पहले बताया कि जो लेदर इंडस्ट्री है, अगर उसका आलूदा पानी इसमें आता है तो उसमें क्रोमियम है सबसे ख़तरनाक, जो कैंसर का बायस बनता है। उसके अलावा इसमें हैवी मेटल्स हैं जो हमारे गुर्दों को तबाह कर देती हैं, जो हमारे जिगर को तबाह करती हैं। फिर इसमें ऐसे अज्जा हैं जो भैंसों की सेहत को भी ख़राब कर रहे हैं। तो यानी डेयरी फार्मर्स को, जिनकी ये भैंसें हैं, उनको अंदाज़ा नहीं है कि उनकी अपनी भैंसों के लिए ये केमिकल्स कितने नुकसानदेह हैं। तो जहाँ पे ये आवाम का नुकसान कर रहे हैं, जो इनके ग्राहक हैं उनका नुकसान कर रहे हैं, उसके साथ साथ अपना भी नुकसान कर रहे हैं। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।